मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत कर रहा है वाइफ ऑफ अ स्पाई। डायरेक्टर है कियोशी कुरोसावा और IMDb रेटिंग 6.6 है। साल 1940, दूसरा विश्व युद्ध के दौरान जापान के कोबे शहर में युसाको फुकुहारा का कपड़ों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। हाल ही में शहर का जाना माना अमेरिकी बिजनेसमैन मिस्टर ड्रमॉन्ड जासूसी के संदेह में गिरफ्तार हुआ है, जो युसाको का बिजनेस पार्टनर भी है। जापानी मिलिट्री पुलिस हेड ताइजी युसाको के दफ्तर आया हुआ है। वो युसाको की पत्नी सातोको फुकुहारा का बचपन का दोस्त भी है। युसाको के विदेशी कपड़ों में बढ़ती हुई लेन देन और बाहरी कंपनियों के साथ संबंध उसे खतरे में डाल सकता है। इसी सिलसिले में वो उसे सतर्क करने आया है। पुलिस की उस पर कड़ी नज़र है, लेकिन इस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने अपने बिजनेस पार्टनर को भी जल्द रिहा करवा दिया और अब उसका पार्टनर शंघाई जाकर बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि जापान में हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। युसाको को शॉर्ट फिल्म्स बनाने का शौक़ है। उसने सातोको और अपने भतीजे फूमियो पे भी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। नया साल आया। बिजनेस के सिलसिले में युसाको एक महीने के लिए मंचूरिया जा रहा है। वहाँ सस्ती दामों में विदेशी दवाइयाँ, कपड़े और भी कई अच्छे सामान मिलते हैं। डॉक्टर नोज़ाकी ने भी अपने रिसर्च के लिए कुछ दवाइयाँ मंगवाई है। उसका भतीजा फूमियो उसके साथ जाएगा। जाने का दिन आया। सभी स्टेशन पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। पुलिस का सख्त पहरा है। सातोको को फिक्र हो रही है। वहाँ के भी हालात ठीक नहीं हैं। फूमियो बोला, इस बार वहाँ अंकल युसाको मेरी जासूस वाली शॉर्ट फिल्म बनाने वाले हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारी चिंता मत करना कहकर युसाको अंदर चला गया। एक महीना ख़त्म होने में कुछ ही दिन बाकी है, पर आज सुबह ही युसाको का टेलीग्राम आया है। उसे वहाँ 2 हफ्ते और लगेंगे। अब सुबह सुबह सातोको अपनी मेड कुमाको के साथ जंगल सैर पर निकली है। वहाँ उसकी मुलाकात बचपन का दोस्त और पुलिस हेड ताइजी से हो गई। सातोको ने उसे घर पे इनवाइट किया। ताइजी एक देशभक्त है। सातोको के पति पे पहले से ही पुलिस डिपार्टमेंट की कड़ी नज़र है। ऊपर से सातोको के घर पे विलायती शराब और पहनावा देखकर ताइजी ने उसे सावधान किया, लेकिन सातोको को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो इन सब मसलों से कोसों दूर है। आज युसाको आ रहा है। स्टेशन के गेट पे बेसब्री से इंतज़ार करती सातोको ने उसे देखते ही गले से लगा लिया, लेकिन वो इस बात से बेखबर है कि फूमियो के अलावा एक औरत भी उनके साथ आई है। युसाको ने उसे नज़रों से जाने का इशारा किया। युसाको की वापसी में एक छोटी सी ऑफिस पार्टी रखी गई है, जिसमें बाकी ज़रूरी बातों पे चर्चा के बाद फूमियो पे फिल्माई एक और शॉर्ट फिल्म पर्दे पर दिखाई गई, जो युसाको का शौक़ है। पार्टी ख़त्म होने के बाद फूमियो ने एक अनाउंसमेंट की, जिसने सबको चौंका दिया। वो अपने अंकल की कंपनी छोड़ ताचिबाना में रहकर एक किताब लिखना चाहता है। मंचूरिया में रहकर उसने युद्ध को बहुत करीब से देखा है। सबके चले जाने के बाद सातोको ने पूछा, अचानक फूमियो को क्या हो गया है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? युसाको बोला, मंचूरिया ने लगता है उसके अंदर नया जोश भर दिया है। हाँ, इसके अलावा एक और बात, शायद मुझे बहुत जल्द अमेरिका जाना पड़े। सातोको हैरान होकर बोली, लेकिन अमेरिका तो जापान का दुश्मन है। मैं जब 20 साल का था एक बार वहाँ गया था और एक बार फिर वहाँ जाकर अपनी यादें ताज़ा करना चाहता हूँ। तुम चलोगे ना मेरे साथ? सातोको खुशी खुशी राज़ी हो गई। कुछ दिनों बाद युसाको के नाम उसी बिजनेस पार्टनर मिस्टर ड्रमॉन्ड का लेटर आया। सातोको के पूछने पर कि वो तो दुश्मन देश अमेरिका से है, उसने क्यों लिखा है? कुछ काम की बातें हैं कहकर उसने बात टाल दी। एक दिन सातोको को ताइजी ने पुलिस स्टेशन बुलाया और उसे उसी औरत की तस्वीर दिखाई, जो उस दिन युसाको और फूमियो के साथ मंचूरिया से वापस यहाँ आई थी। कुछ दिन पहले ही झील पे उसकी लाश पड़ी मिली है। ताइजी बोला, क्या वो उसे जानती है?
सातको ने नाम में सर हिलाया। फिर ताइजी बोला, इसका नाम हिरोको कुसाकाबे है और इसका कत्ल हुआ है। ये तानिबाना के होटल जहाँ युसाको का भतीजा रहता है वहाँ काम करती थी। यहाँ लाने से पहले मंचूरिया में किसी आर्मी डॉक्टर के लिए काम किया करती थी। पिछले महीने ही इसे युसाको अपने साथ जापान लाया और तानिबाना होटल में इसे काम दिलवाया। सातको चौंक गई। युसाको ने उसे ये सब क्यों नहीं बताया? फिर ताइजी बोला, मैं मान लेता हूँ कि युसाको का इसमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन फूमियो तो एक ही छत के नीचे रहते थे। इस केस में आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन मैं आगाह कर देना चाहता हूँ, तुम पे और ख़ासकर तुम्हारे पति पे हर पल हमारी नज़र है। घर वापस आकर जब सातको ने युसाको से इन सब के बारे में पूछा तो युसाको उसके सामने खामोश बैठा है। तहकीकात के लिए ताइजी ने आज मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया था। खैर वो तो अब मर चुकी है, लेकिन तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या संबंध थे? युसाको बोला, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं था हमारे बीच। मैं तुम्हें इन सब चीज़ों में घसीटना नहीं चाहता। सातको बोली, मैंने शादी के इतने सालों में तुम पे कभी शक नहीं किया, लेकिन मुझे सच जानने का हक है। मुझ पे भरोसा रखो सातको, कहकर युसाको ने बात वहीं ख़त्म कर दी। लेकिन सातको को रात भर चैन नहीं आया और अगले ही सुबह वो ताचिबाना होटल पहुंची फूमियो से मिलने। होटल के मालिक ने कहा, फूमियो अब पहले जैसा नहीं रहा, अकेला गुमसुम कमरे में पड़ा रहता है। जब वो ऊपर गई तो अंधेरे कमरे में फूमियो चुपचाप बैठा है। सातको ने पूछा, क्या तुम मुझे सच बताओगे, क्यों हिरोको को साथ लाए थे? क्या तुमने उसका कत्ल किया है? आखिर क्या किया है तुम दोनों ने मिलकर? फूमियो ने हंसते हुए कहा, जापानी मिलिट्री ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। आप अंकल को गलत समझ रहे हो। आपको मालूम भी नहीं कि वो आपको इन सब से दूर रखने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। सातको बोली, किस चीज़ से दूर रख रहे हैं? फिर उसने सातको को एक लिफाफा निकाल कर दिया और कहा, ये अंकल को दे देना। मिलिट्री वालों की सख्त नज़र है मुझ पर, मैं बाहर नहीं जा सकता, और उनसे कहना काम पूरा हो गया है। अब सातको ने युसाको के सामने वो लिफाफा खोला जिसमें कुछ थीसिस और ड्राइंग्स बने हैं। ये सब क्या है युसाको? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? युसाको ने फाइल अपने तिजोरी में रखी और बताना शुरू किया। इस बार जब हम मंचूरिया पहुँचे, सस्ती दवाई के लिए हमें क्वांटंग आर्मी के रिसर्च लैब विज़िट करने का मौका मिला। वहाँ हमें बहुत सारा काला धुआं का बवंडर हमेशा आसमान में छाया हुआ दिखता। पहले हमें लगा पास के खेतों में कुछ जलाया जा रहा होगा, मगर बाद में मालूम हुआ कि वहाँ बड़ी तादाद में लाशें जलाई जा रही है। वहीं से हमें हिरोको कासुकाबे को बचाया, जो पेशे से वहाँ की नर्स थी और वहाँ के डॉक्टर की प्रेमिका भी। हिरोको ने बताया कि आर्मी द्वारा वहाँ के पकड़े गए नागरिक के ऊपर बायोलॉजिकल टेस्ट हो रहे हैं। लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए वायरस छोड़े हैं। वो डॉक्टर इसका खुलासा करता हुआ मारा गया और हिरोको की जान पे बनाई, क्योंकि उसके पास डॉक्टर के दिए ठोस सबूत थे। उन्हीं सबूतों को फूमियो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा था। कैसे जापानी आर्मी लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ये कब से शुरू हुआ, कहाँ कहाँ हो रहा है, सारी जानकारी है। इसके बाद वो लोग बच के नहीं निकल सकेंगे। सातको ने पूछा, कहाँ इसका खुलासा किया जाएगा? युसाको बोला, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सामने, और तब जापान को दुनिया के सामने जवाब देना होगा, अपनी करतूतों का हिसाब देना होगा, और फिर यूएस आर्मी जापान के खिलाफ जंग छेड़ देगी और जापान हार जाएगा। सातको ने कहा, तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? अपने ही देश के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हो। इससे तो तुम देशद्रोही कहलाओगे, और मैं देशद्रोही की पत्नी। फिर हमारी ज़िंदगी का क्या होगा? युसाको ने कहा, मैं जो देख कर आ रहा हूँ, ये नकली खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, जबकि मैं जानता हूँ कि मैं शायद कुछ कर सकता हूँ। सातको ने कहा, ये सब करने से पहले तुमने एक बार भी
हमारे बारे में सोचा? नहीं ना। या ज़रूर तुम्हारे और हिरोको के बीच कुछ रहा होगा, इसीलिए तुम उसके लिए इतना कुछ कर रहे हो, कहकर वो वहाँ से चली गई। अब मौका पाकर सातको तिजोरी से वही फाइल चुरा रही है। पास ही एक फिल्म रील पड़ी थी, उसे भी वो ले गई। तिजोरी बंद करते वक्त वो पीछे रखे एक टेबल से टकरा गई, जिस पर शतरंज की रखी गोटियां फर्श पर बिखर गई। जल्दबाजी में वो जैसे तैसे उन्हें समेटकर वहाँ से निकली और सीधा पहुंची ताइजी के पास। वहाँ पता चला कि हिरोको का कातिल तानाबाची होटल का ही मालिक है, जिसने पहले रेप और फिर उसे मारकर झील में फेंक दिया। मतलब फूमियो बेकसूर है। लेकिन एक और बात सामने आई है। युसाको ने हिरोको के पढ़ाई का बंदोबस्त अमेरिका में किया था और साथ ही 2 पासपोर्ट्स भी बनाए थे, यानी कि वो दोनों साथ में अमेरिका जाने वाले थे। क्या ये बात पता थी तुम्हें? सातको थोड़ी देर स्तब्ध रह गई और ना में सर हिलाया। फिर हिरोको की फाइल ताइजी को दिखाते हुए कहा, ये फूमियो के पास से मिला है। ताइजी समझ गया कि किस बात का खुलासा हुआ है। फूमियो को हिरासत में लिया गया और उस पर टॉर्चर किया जाने लगा। यहाँ युसाको शतरंज की गलत रखे प्यादे देखते ही समझ गया। उसने फौरन तिजोरी खोली और सारे सबूत गायब है। तभी एक स्टाफ ने आकर कहा, पुलिस हेड ताइजी आया है। ताइजी बोला, फूमियो ने अपना जुर्म कबूल किया है कि वो एक जासूस है और उसने ही हिरोको को यहाँ लाया था, मगर इन सब में उसने तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं लिया। अब तक के लिए तो तुम बेदाग हो, लेकिन ज़्यादा खुशफहमी में मत रहना। एक गलत कदम और मैं तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा मिलूँगा। अब गुस्से में युसाको घर गया, जहाँ सातको उसे बिल्कुल शांत खड़ी मिली। वो बोली, पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें कुछ सबूत देना ज़रूरी था, इसीलिए फूमियो की कुर्बानी मुझे देनी पड़ी। मुझे मालूम था कि वो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। अभी भी हमारे पास सबूत है, ये फूमियो का किया इंग्लिश ट्रांसलेशन और वो रील जो तुम्हारी तिजोरी से मिला है। अब तुम्हारे पास फूमियो भी नहीं रहा, सिर्फ मैं बची हूँ। तुम्हें मेरा भरोसा करना ही होगा। हम साथ अमेरिका जाएंगे और उन्हें ये सबूत देंगे। सातको शादी के बाद से ही ज़्यादातर वक्त अकेली रही है, क्योंकि युसाको का काम ही ऐसा है। मगर अब और नहीं, अब उसके हाथ कुछ ऐसा लग गया है कि युसाको उसके बिना कहीं जा ही नहीं सकता। काम शुरू हो गया। घर पे कुछ भी रखना सुरक्षित नहीं, इसीलिए युसाको ने वो फाइल और रील खंडहर में छुपा दिया। तभी सातको बोली, एहतियात बरतने के लिए तुमने और भी सबूत तो छुपाए होंगे। युसाको उसकी ये बातें सुन चौंक गया कि वो ऐसी भी है। वो बोला, हाँ, शंघाई में मिस्टर ड्रमंड के पास। अब अमेरिका जाने के लिए युसाको को कोई और रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि जापान से अमेरिका सीधा नहीं जा सकते। 2 देशों में हालात ठीक नहीं। उससे भी पहले हमें जापानी पैसे के बदले कीमती चीज़ें रखनी होगी, क्योंकि देश के बाहर ये पैसे काम नहीं आएंगे। इधर सातको बहुत खुश है कि अब युसाको सिर्फ उस पर भरोसा करता है, बीच में कोई भी नहीं। लेकिन मिशन पूरा करने के लिए हमें अलग अलग अमेरिका पहुंचना होगा। युसाको बोला, तुम वो रील लेकर जहाज़ से जाओगी। कैप्टन से मेरी जान पहचान है, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और मैं दूसरे रास्ते से शंघाई जाऊंगा, वहाँ से मिस्टर ड्रमंड से दूसरी टेप लेकर अमेरिका पहुँचूँगा। हम दोनों ठीक 2 हफ्ते बाद सैन फ्रांसिस्को में मिलेंगे, जहाँ से हम फिर साथ हो जाएंगे। सातको डर गई, वो रोने लगी। वो किसी भी कीमत पर युसाको से अलग नहीं होना चाहती, लेकिन मिशन भी पूरा करना है। युसाको उस पर निर्भर है। अगले दिन उन्हें निकलना है। सातको रील लेकर बंदरगाह पहुंची, जहां बॉब नाम का आदमी उसकी जहाज में रहने खाने का बंदोबस्त करेगा। और यहाँ युसाको ट्रेन के रास्ते शंघाई के लिए चल दिया। बॉब उसे जहाज के तहखाने में ले गया, जहाँ एक कार्टन में उसे डाल दिया। अब से 2 हफ्ते वो इसी में रहेगी
और 2 वक्त की रोटी मिलेगी। अभी सातको इस सदमे से बाहर आई भी नहीं थी कि जहाज की तलाशी लेने पुलिस पहुंच गई। उन्हें खबर मिली है कि कोई जापान से निकलने के लिए इसी जहाज में छुपा है। कैप्टन ने डर के मारे सातको को पकड़वा दिया। सामने खड़ा ताइजी बोला, हमें जैसे ही किसी के देश छोड़कर भागने की सूचना मिली, हमें लगा वो युसाको होगा, मगर उम्मीद नहीं थी तुम वहाँ मिलोगी। तलाशी में वही रील उन्हें मिली। जब देखा गया तो उसमें उसकी शॉर्ट फिल्म चल रही है। सातको को सब कुछ समझ आ गया। वो ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह हंसने लगी। दरअसल युसाको उसे अमेरिका भेजने ही नहीं वाला था। उसे रील भी उसने गलत थमाई थी। सातको का इस्तेमाल बस पुलिस को गुमराह करने के लिए किया गया। जब तक पुलिस को इसकी खबर होगी, वो बहुत दूर निकल चुका होगा। जैसा कि युसाको ने कहा था, युद्ध शुरू हो गया है। जापान हार की कगार में है। कुछ साल और बीत गए। 1945। सातको एक मेंटल हॉस्पिटल में है। एक दिन युसाको का करीबी डॉक्टर नोज़ाकी उससे मिलने आया और बोला, तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ, अब तुम मेरी देखरेख में रहोगी। युसाको का पूछने पर उसने बताया, खबरों के मुताबिक आखिरी बार उसे बॉम्बे, इंडिया में देखा गया था और फिर अमेरिका जाने वाली उसकी जहाज को जापानी सबमरीन द्वारा डुबा दिया गया। यही आखिरी खबर पता चली है। सातको मायूस हो गई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसी रात जापान पे बमबारी हमले हुए। सातको वहाँ से किसी तरह निकली और समुद्री किनारे से भाग रही है, लेकिन उसकी आखिरी उम्मीद तो ख़त्म हो चुकी है। कैसे जिएगी वो? ज़ोर ज़ोर से वो रोने लगी। उसी साल दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। 1 साल बाद खबर आई कि युसाको फुकुहारा मारा गया, पर इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। इधर कुछ साल बाद सातको जापान छोड़ अमेरिका में जा बसी। हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि युसाको एक जासूस था जिसके मरने की खबर भी छूटी है। वो अमेरिका पहुंचा भी और युद्ध खत्म होने के बाद उसने अपनी पत्नी सातको को अमेरिका बुला लिया। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।